इस वीडियो के अंदर साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर फाइलिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक फॉर्म नज़र आते हैं। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो अक्सर टैक्स पेयर्स के अंदर ये बना रहता है, एसएससीज़ के अंदर बना रहता है कि मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो फ़ाइल करना है। तो आईटीआर फॉर्म जब आप फ़ाइल करने जाते हैं तो उसके लिए आपकी इनकम का सोर्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपकी इनकम के सोर्स के हिसाब से आप सही आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेते हैं तो उस केस में फिर आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो जाती है। सपोज़ करें आपको आईटीआर 2 फाइल करनी थी और आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, तो वहाँ पर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। फिर आपको अपनी वो जो डिफेक्ट है उसको ठीक करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर, और फिर दोबारा से आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। तो इसलिए जब भी आईटीआर फाइल करने जाएं तो अपनी इनकम के हिसाब से ही आईटीआर फॉर्म चूज़ करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सी इनकम के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीआर 1 फॉर्म की, जिसको हम सहज भी बोलते हैं। ये फॉर्म ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और ये जो नीचे मैं सोर्स आपको बताने जा रहा हूँ इनकम के, अगर आपके ये सोर्स है तो उस केस में फिर आप आईटीआर 1 ही फाइल करें। तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम में क्या क्या कवर होगा? आपकी सैलरी या पेंशन हो सकती है। इसके अलावा 2 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल की इनकम हो सकती है। थर्ड, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है सेक्शन 112A के अंदर। आपने अगर इक्विटी शेयर सेल की हो जिसके ऊपर एसटीटी पे करते हैं, मींस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने सेल किए हो, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो जहां पर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो वो 1,25,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो इन तीनों ही इनकम को मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और देख लेते हैं, आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जहाँ जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। और फाइनली अदर सोर्स की इनकम, जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, कोई सेविंग का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, आरडी का इंटरेस्ट है, तो इस तरीके की कोई अदर सोर्स की इनकम है। तो ये सारे ही हेड से मिला के आपकी इनकम अगर 50 लाख क्रॉस नहीं करती है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, मैंने लास्ट लाइन में लिखा है एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी क्रिप्टो से इनकम होती है या विनिंग होती है आपकी लॉटरी से या रेस हॉर्सेज से, इस तरीके की जो इनकम होती है आपकी जो कि स्पेकुलेटिव नेचर की होती है, वो आपकी आईटीआर 1 में कवर नहीं होती है। तो ये अगर आपकी इनकम है और 50 लाख से ज़्यादा नहीं है सबका टोटल मिला के, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं आईटीआर 2। तो जो मैंने अभी आपको सारी इनकम बताई, अगर वही सारी आपकी इनकम है और सारी ही इनकम मिला के 50 लाख क्रॉस कर जाता है, तो देखिए 50 लाख की आपकी इनकम क्रॉस कर गई, सेम वही इनकम है, सैलरी है, पेंशन है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज़्यादा का नहीं है। इसी तरीके से आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है। तो ये सारी ही इनकम आपकी ऐड कर दीजिए। अगर वो 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन और बताता हूँ, आईटीआर 2 आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा। देखिए, आईटीआर 2 आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होगा अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है बट आपको कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो इक्विटी शेयर सेल किए हों, म्यूचुअल फंड सेल किए हों, डेट ओरिएंटेड फंड सेल किए हो, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, कोई लैंड सेल की हो, कोई गोल्ड सेल किया हो, किसी भी तरीके की कैपिटल एसेट अगर आपने सेल की है और आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी कोई फॉरेन की इनकम है या आप कोई एसेट ओन करते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, या आप साइनिंग अथॉरिटी हैं फॉरेन, किसी कोई अकाउंट है फॉरेन के अंदर, वहाँ पर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194N के अंदर, जहाँ पर आप कैश विड्रॉल करते हैं साल में, वहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है 20 लाख से ज़्यादा का। और अगर आप कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं आपके, वो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 2 जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो आईटीआर 2 में 2 कंडीशन हो गई, एक तो आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, कुछ हेड मैंने आपको बताए थे, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, अदर सोर्सेज की इनकम, आपकी रेंटल की इनकम हो गई, इन सबको मिला के 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो आईटीआर 2 फाइल कर लीजिए। अगर सबको मिला के 50 लाख क्रॉस नहीं करता है बट कोई कैपिटल गेन आपका आ जाता है या कोई फॉरेन की इनकम आ जाती है, कोई टीडीएस आपका 194N में कटा है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, तो फिर आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा देखिए आईटीआर 3 का फाइल होती है। तो देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो, इवन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी हो, या फिर आपके ऊपर ऑडिट का केस एप्लीकेबल होता है, तो आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर,
तो आप ITR 3 फाइल करते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, पेंशन है, अदर सोर्सेज है, या आपकी कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो आप ITR 3 कुल मिला के आप बोल सकते हैं ITR 3 एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है, वाइडर फॉर्म होता है। ITR 3 के अंदर हर तरीके की इनकम आ जाती है। ऐसा कोई भी ITR फॉर्म नहीं है जिसके अंदर सब इनकम इंक्लूड होती है। जैसे ITR 1 है, उसके अंदर आप कैपिटल गेन नहीं दिखा पाते हैं। ITR 4 है, उसके अंदर आप जो है उसके अंदर भी आप कैपिटल गेन जो है नहीं दिखा पाते हैं। ITR 2 के अंदर आप कैपिटल गेन दिखा लेते हैं पर बिजनेस इनकम नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन ITR 3 एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर आप सैलरी की इनकम भी दिखा लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दिखा लेते हैं, कोई कैपिटल गेन हुआ है आपको शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी गोल्ड सेल करने पर वो भी दिखा लेते हैं, कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है वो भी दिखा लेते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम भी दिखा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है ITR 3 के अंदर आप हर तरीके की इनकम दिखा सकते हैं। अगर आपके ऊपर देख लीजिए, अगर आपके ऊपर ITR 1 भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ITR 2 भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और ITR 4 भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो ITR जाएगी वो ITR 3 के अंदर ही आपको अपनी इनकम जो है वो फिल करनी पड़ेगी। ITR 3 आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब ITR 4 की बात कर लेते हैं। ITR 4 को हम सुगम फॉर्म भी बोलते हैं। जनरली ये ऐसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को चूज़ कर लेते हैं। मीन्स सेक्शन 44 AD के अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आपका बिजनेस का टर्नओवर साल में 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 3 करोड़ की कंडीशन ये है कि आपके ट्रांजैक्शन 95% ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल मोड में ही होंगे, तो 3 करोड़ तक की अगर आपकी सेल है या टर्नओवर है तो आप 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं, मान लें आपका 2 करोड़ रुपये का आपकी सेल है तो उसका 6% आप गवर्नमेंट को इनकम दिखा देंगे। मीन्स 2 करोड़ का 6% आपका 12 लाख रुपये हो गया। 12 लाख रुपये की इनकम आप डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 44 AD के अंदर अगर आप 50 लाख या 75 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर आपका नहीं है, सर्विसेज आपकी नहीं है, तो आप 44 AD के अंदर ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। 44 ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है। इसके अलावा देख सकते हैं आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप के 44 AD के अंदर आपकी कोई बिजनेस है, प्रोफेशनल इनकम, उसके अलावा सैलरी अगर पेंशन है तो वो भी इसमें दिखा सकते हैं। 2 हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आ रही है वो भी आप इसमें जो है वो दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी अदर सोर्सेज इनकम है वो भी इसमें दिखा सकते हैं। तो ये ITR 4 आप फाइल कर लेंगे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि इक्विटी शेयर को सेल करने से होता है, अगर 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है वो भी इसमें आप दिखा सकते हैं। तो मेनली ITR फॉर्म आप जब यूज़ करते हैं जब आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो और प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप दिखाना चाहते हैं। वहीं अगर मैं ITR 5 की बात करूँ तो ITR 5 पार्टनरशिप फर्म वो यूज़ करती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या सिमिलर इनकी तरह एंटिटीज़ हैं। बट ITR फाइल कौन फाइल नहीं करता है। इंडिविजुअली आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आप कंपनीज़ हैं, या फिर आप एक टैक्स पेयर है जिसके ऊपर ITR 7 का फॉर्म यूज़ होता है, तो वो ITR 5 यूज़ नहीं करते हैं। ITR 6 की बात करो तो ITR 6 जनरली कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। तो ITR 6 कौन फाइल नहीं कर पाते हैं? ऐसे टैक्स पेयर जो कि एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 11 की। मीन्स ऐसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अगर आपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है तो उसके लिए आप ITR 6 फाइल नहीं करेंगे, उसके लिए आप ITR 7 का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देखिए ITR 7 एक ऐसा फॉर्म है जो कि एप्लीकेबल होता है ऐसे पर्सनस के ऊपर जिसके अंदर कंपनीज आती हैं who are required to file return under section 139 4A 4B 4C और 4D of the income tax act primarily related to charitable religious and specific institutions। मीन्स आप एक चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो आप ITR 7 का फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे अपने इनकम टैक्स को रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो साथियों ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं या इन इनकम का ध्यान में रख के चलना है। उसी के हिसाब से आपको सही चुनाव करना है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए, अदरवाइज़ आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।